प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए मैं एक वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में बोर्ड कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरना है और 22 फरवरी के पेपर में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, कॉपियां लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है और टॉपर बोर्ड परीक्षा के पेपर में कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले बच्चों, मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सलूशन अंत तक देख लेता है तो 22 फरवरी के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है। तो बच्चों, अब की बार 22 फरवरी का हिंदी का जो ही पेपर बनेगा बिल्कुल ऐसा ही पेपर बनेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बच्चों, जैसे ही आप सभी को बोर्ड का पेपर मिलेगा आपके हाथों में, सबसे पहली बात क्या करना है, अपना यहाँ पे 10 अंकों वाला अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख देना, ठीक ना। इतना करने के बाद बच्चों, इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह जो पेपर होगा बच्चा 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ जो होगा 20 बहुविकल्पी वाला सेक्शन होगा जिनको बच्चों ओएमआर आंसर शीट पर हल करना होगा। और बच्चों आगे हम देख लेते हैं, ओएमआर को हल करने के लिए किसी भी प्रकार के इरेजर या व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी वर्जित है, यूज नहीं करना है। और बच्चों जो खंड ब होगा उसका जो सॉल्यूशन करना होगा वो 50 नंबर का रहने वाला है। और इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी का हिंदी वाले पेपर में 70 में 70 पक्का हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने एक वायरल पेपर डिस्कस करने वाला हूं और इसका फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में जो बोर्ड कॉपी मिलती है उसका फ्रंट पेज कैसे भरना है। क्योंकि भैया लाख तैयारी कर लो, जब आपको कॉपी भरने नहीं आएगा, आपको कॉपी लिखने का तरीका पता नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं गलतियां कर जाओगे और नंबर पाने में चूक हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखा गया है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। यानी कि आप सभी को 1 से लेकर के 6 तक जो भी कॉलम यहाँ पे दिया गया है सारे चीजों का डिटेल्स आपको खुद भरना है। सबसे पहला में क्या लिखा गया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके यहाँ पे अपना अनुक्रमांक अंकों में भर देना। इतना करने के बाद अपना शब्दों में भरना, अंक का बस खाली नाम लिख देना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 3 3 1 0 5 5 0, इस प्रकार से अपना अंकों में और शब्दों में रोल नंबर भरने के बाद विषय का नाम यहाँ पे हिंदी कर देना, प्रश्न पत्र में केवल भर देना। और बच्चों यहाँ पे लिखा गया प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो जो भी इस पेपर का कोड है इस वाले कोड को यहाँ पे लिख देना। जो भी आपके पेपर एग्जाम में यहाँ पे कोड मिलेगा उस वाले कोड को यहाँ पे भर देना। इतना करने के बाद पेपर का दिन जो होगा बृहस्पतिवार, जो कि 22 फरवरी 2024 को होने वाला है, और इसका पाली लिख देना यहाँ पे प्रथम पाली। इतना करने के बाद बच्चों आपके एडमिट कार्ड पर लिखा गया होगा सेंटर का नाम, केंद्र का नाम, तो यहाँ पे सेंटर का नाम भी यहाँ पे लिख देना, जिससे यहाँ पे लिखा गया शिव नारायण इंटर कॉलेज। इतना ही आपको करना है। अब बच्चों हम आ जाते हैं खंड अ के सारे प्रश्नों को हल करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक ना। सारे प्रश्नों को हल करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, एक भी मैं प्रश्न को छोड़ूंगा नहीं, सारे प्रश्नों कराऊंगा, ठीक ना। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। कई बार पेपर में आ चुका है भैया, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो निबंध है कि कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो झूठा सच है ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अब चलो आगे समझ लेते हैं, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। तो अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी हैं। इसका ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुन करके लिखना है। तो यहाँ पे सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है, ठीक ना। गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा इस वाले चीज को लिखा गया है। आगे देख लेते हैं कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला,
ठीक ना, मथुरा नाथ शुक्ल जी हो जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और पेपर में छपने वाले हैं, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन यह बच्चा कि सारंगधर रचनाकार है, ठीक ना। सारंगधर रचनाकार है भैया, बताओ परमाल रासो की, हमीर रासो की, खुमार रासो की या बिसल देव रासो की। तो बच्चों पांचवा का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, हमीर रासो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है। तो छायावाद की जो सबसे फेमस प्रवृत्तियां है वो यहाँ पे ये हो जाएगा कि नारी के प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक हो जाएंगे, पहला ऑप्शन वासुदेव शरण अग्रवाल। यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साकेत किस युग की रचना है। तो साकेत बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आठवां के यहाँ पे भी द्विवेदी युग हो जाएगा। क्या होगा, द्विवेदी युग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो साकेत है ना द्विवेदी युग की रचना है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो भारत दुर्दशा जीवनी है कि आत्मकथा है कि एकांकी है कि रेखा चित्र है। तो बच्चों यहाँ पे जो भारत दुर्दशा है ना, यह एक नाटक है। क्या है, एक नाटक है। ऑप्शन में नहीं दिया है, आप यहाँ पे मैच करा लो, लिख लो, याद करना, कई बार पेपर में आ चुका है कि भारत दुर्दशा क्या है, एक नाटक है। क्या है, एक नाटक है। आगे देखते हैं कि बिहारी किस युग के कवि हैं। तो बिहारी भैया ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, रीति काल के कवि। क्या हो जाएंगे भैया, रीति काल के कवि हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन जो कि समास यानी कि रस से पूछा गया है कि नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुबाहु। अब देखो इसमें क्या बताना है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो बच्चों बताओ इसमें से कौन सा रस होगा, करुण रस होगा कि वीर रस होगा कि शांत रस होगा कि हास्य रस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हास्य रस हो जाएगा, क्योंकि भैया इसमें हंसने वाली बात कही गई है। ओके चलो आगे देखते हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्य विजय माला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोला किस प्रकार का छंद है, ये आपको बताना है, विषम मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो कई बार हमने बता रखा है भैया कि रोला एक सममात्रिक छंद होता है। इस बात को ध्यान में आप सभी को रखना है, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। आगे समझते हैं कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निर्जन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बताओ धनुष का पर्यायवाची क्या होगा भैया, धनुष का हो जाएगा कोदंड। क्या होगा, कोदंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों बोर्ड परीक्षा के पेपर में प्रत्यय से क्वेश्चन और उपसर्ग से एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। इस टॉपिक को तैयार करके जरूर जाना। तो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे जुड़ा रहता है, ठीक ना, पीछे। तो क्या हो जाएगा, भलाई में कौन सा प्रत्यय होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वाला ई हो जाएगा। क्या होगा भैया, 16 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर दर्शन में कौन सा समास है। तो सर दर्शन में बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास। क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन जो कि भक्ति से और वचन से आता है कि मतभी शब्द का कौन सा भक्ति है और कौन सा वचन है, ठीक ना। तो 18 का बच्चे यहाँ पे हो जाएगा तृतीया विभक्ति और बहुवचन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्या करना है, मत वाले मति वाले आपको धातु लकार को याद करना है, तभी जाकर के पता आपको चलेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। हर्यत्र का क्या होगा भैया, तो हरि प्लस अत्र हो जाएगा। क्या होगा, हरि प्लस अत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि पठिष्ठता धातु का पुरुष और वचन क्या होगा। तो पठिष्ठता धातु का पुरुष क्या होगा भैया, तो पुरुष हम बात करेंगे तो मध्यम पुरुष होगा और वचन हमारा बहुवचन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो बच्चों आते हैं आपका हमारा जो खंड ब है उसका सलूशन देखते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में 50 नंबर का सलूशन पूछा जाता है। कितना नंबर का,
50 नंबर का, ठीक ना। तो 50 में 50 पूरा स्कोर करोगे, लेकिन क्या करना होगा, आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा, तभी जाकर के पूरा स्कोर कर पाओगे। अच्छा, ये क्वेश्चन को समझते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना भैया, 3 प्रश्नों के। यहाँ पे एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके इस सारे तीनों क्वेश्चन को हल करना है। सबसे पहले संदर्भ बताना है, फिर व्याख्या करना है, उसके बाद एक क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आपको ये पैसेज नहीं आ रहा है समझ में, तो आप अगला वाला अथवा वाला ये पैसेज भी कर सकते हो। दोनों में से किसी एक को हल करना है, दोनों को बिल्कुल भी हल नहीं करना है, ठीक है। आइए सबसे पहले पैसेज को समझते हैं भाई, क्या लिखा गया है। तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहार था। तो बच्चों यहां से लेकर के यहां तक आपको पढ़ना है और यहां पे बताओ संदर्भ इसका लिखना है, फिर व्याख्या करना है और धर्मचक्र कहां पर स्थित है उसका सॉल्यूशन करना है। तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक समझिएगा। इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में कॉपी लिखना है और हल करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, यहां पे आपको हेडिंग लगाना होगा खंडवा, इसमें लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न और आगे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसी प्रकार से लिखना होगा। और हमारा देखो सबसे पहले एक संकेत लिख दो, काशी के उत्तर में धर्मचक्र, यहां से 2-3 शब्द उठाओ और अंत का 2-3 शब्द उठा दो, ठीक ना। तो यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे संदर्भ लिखेंगे। तो हम काशी के उत्तर से यहां से स्टार्ट करेंगे और पाठ कर रही थी यहां तक लिख देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे भैया, यहां तक हम लिख देंगे पाठ कर रही थी, ठीक ना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब हम आ जाते हैं संदर्भ पे, ठीक ना। अब संदर्भ पे क्या करेंगे, संदर्भ में 2 बातें लिखी जाती है, एक तो बच्चों पाठ का नाम और दूसरा में कवि का नाम या लेखक का नाम। तो ये तो आपका है गद्यांश, तो गद्यांश में लेखक ही होंगे। इसमें कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है या उद्धृत है, इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो बच्चों आप सभी को संदर्भ में 2 बातें ही लिखना है, एक तो पाठ का नाम और एक कवि का नाम या लेखक का नाम। इतना करोगे 2 नंबर यहां से पक्का मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। अब व्याख्या कैसे करोगे, तो कहां से कहां तक का करना है आपको, भग्न चूड़ा से लेकर के शीतल कर रही थी यहां से लेकर के यहां तक का इसका अर्थ लिखना है, यानी कि अनुवाद करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान समझिएगा, एक बार थोड़ा इसको पढ़ते हैं समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। भग्न चूड़ा तिलगुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। तो यहां से लेकर के यहां तक का अर्थ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इन भवनों के शिखर टूट चुके थे, खंडहरों की दीवारों पर घास फूस और, ठीक ना, यहाँ पे देखो घास फूस और लताएं उग रही थी। क्या करेंगे, घास फूस और लताएं उग रही थी, टूटी फूटी ईंटों की ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य भारतीय शिल्पकला। ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी शीतल कर रही थी। इस प्रकार से संदर्भ लिखने के बाद व्याख्या कर देना और अंत में क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि धर्मचक्र कहां स्थित था। तो धर्मचक्र कहां पे स्थित था, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझिएगा कि धर्मचक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। इस प्रकार से आप सभी को क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन हल करना है। अब बच्चों आगे आ जाते हैं, जो कि आपका हिंदी में जो पद्यांश आता है इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक ना। इसमें क्या बोला गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेम टू सेम वही वाला प्रोसेस होता है, यहां भी 2 पद्यांश दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक को हल करना होगा, दोनों को नहीं हल करना होगा, क्योंकि एक को हल करोगे 6 नंबर यहां से पक्का मिल जाएगा, ठीक ना। अब चलो आगे समझते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, ठीक ना। यहां से लेकर के यहां तक आपको पढ़ना है और पढ़ करके हल करना है, ठीक ना। तो पूरा समझेंगे, ठीक ना, कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, ठीक ना। तो क्या करना भैया, अब देखो इसमें क्या करना, सबसे पहले भैया आपको संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करना है और अंत में इसका जवाब देना है। तो कैसे इसका संदर्भ लिखेंगे जरा इसको समझिएगा। तो बच्चों जब आप पैसेज पढ़ेंगे, पद्यांश पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा
कि आपके किताब से सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। अच्छा, सवैये कौन लिखा है? तो रसखान जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रसखान के द्वारा लिखा गया है। अब इसको कैसे पेपर में हल करेंगे, कॉपी में कैसे हल करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या प्रोसेस बताया था कि यहां से 2-3 शब्द उठाओ और अंतिम का 2-3 शब्द उठा दो, ठीक है, माखन रोटी तक। तो 2-3 शब्द यहां से और 2-3 शब्द यहां से, ठीक ना, कि धूरी भरे और माखन रोटी, ठीक ना, डैश कर दो बीच में। और इसमें संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। इस प्रकार से आप सभी को संदर्भ लिखना है और अंत में क्या करना भैया? व्याख्या। तो व्याख्या कहां से कहां तक करना है कि धूरी भर से लेकर के बाजती पीरी कचौटी, तो यहां से लेकर के यहां तक इसका अर्थ लिखना है। तो कैसे अर्थ लिखेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखेंगे कि हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से धूसरित है और अत्यधिक शोभयान हो रहे हैं, ठीक ना, शोभयान हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलते और खाते हुए अपने सिर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। इस बात को कौन बोल रहे हैं? तो कवि रसखान के द्वारा बोला जा रहा है, ठीक ना। इतना करने के बाद बच्चों अंत में आ जाते हैं। अंत में हमारा ये पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में से किसे भाग्यशाली बताया गया है, माने भाग्यशाली किसको बताया गया है, इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कौवे को भाग्यशाली बताया गया है, जो रोटी का टुकड़ा है लेकर के भाग रहा है, ठीक ना। और किसका टुकड़ा था? भगवान श्री कृष्ण का टुकड़ा था। आ गया समझ में? चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, वो संस्कृत गद्यांश से आता है, ठीक ना, गद्यांश से। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। इसका भी सेम वही वाला प्रोसेस है। 2 गद्यांश दिया जाएगा संस्कृत का, उसका क्या करना है? सबसे पहले तो भैया उसका संदर्भ लिखना है और साथ में उसका हिंदी में अनुवाद करना है। पूरा समझ में आएगा, पूरा एक एक अर्थ बताऊंगा। वीडियो को बस खाली एंड तक आप लोग देखते रहिएगा। अब इसमें करना क्या है? सेम टू वही वाला अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जनाम, ठीक ना। तो यहां से लेकर के यहां तक आपको अर्थ लिखना है। तो कैसे हल करेंगे, ठीक ना, या तो आप ये करो और नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हो। ये वाला देखो, ये वाला भारतीय संस्कृति तू सर्वसाम मतावलंबिता, ठीक ना। यहां से लेकर के यहां तक क्या करना भैया? कर्तव्य तक। इसका भी क्या करना है? संदर्भ लिखना है और साथ में इसका अर्थ लिखना है, ठीक ना। पूरा समझ में आएगा, बस खाली देखो क्या करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 23, इसमें लिखो भारतीय संस्कृति और उन्नति कर्तव्य। यहां से लेकर के हिंट कर दो, संकेत कर दो। और इसमें संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से आप सभी को इसका संदर्भ लिखना है और संदर्भ लिखने के बाद हिंदी में अनुवाद करेंगे। अच्छा, हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाएगा? एक एक शब्द का अर्थ आपको हिंदी में लिखना है, ठीक ना। जैसे आपको यहां से लेकर के यहां तक खाली अर्थ लिख देना है। तो कैसे अर्थ लिखेंगे? इसी प्रकार से कि भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के मानने वालों का मिलन स्थल है। समय समय पर अपने अपने प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में मिल गए, ठीक ना। यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है जिसके विकास में अनेक जातियां, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। हम सभी एक भारतीय संस्कृति की उपासना करने वाले और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जैसे सब भाई आपस में मिलजुल कर सहयोग और प्रेम भाव से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और मित्र भाव से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए, ठीक ना। यहां से लेकर के यहां तक अर्थ देख लेना। आपको एक बार वीडियो को पुशअप करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना, कि कहां के किस शब्द का क्या मतलब है। अब चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है बच्चा, वो आता है संस्कृत में पद्यांश का। किसका? पद्यांश का आता है। सेम से वही वाला प्रोसेस करना है। क्या करना भैया? इसका आपको संदर्भ लिखना है, साथ में इसका अनुवाद करेंगे। तो आपको देखो मरणम मंगलम वाला करो, नहीं तो माता गुरुतरा वाला करो। दोनों में से किसी एक को हल करना है, दोनों को भैया हल नहीं करना है। कैसे करेंगे? संदर्भ में क्या लिखेंगे? भारतीय संस्कृति, इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से सभी को पद्यांश वाला का भी सॉल्यूशन करना है। इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24। इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले संदर्भ में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद कैसे करेंगे? ये वाला देखो, जीवन सूत्राणी मैंने क्या बताया? ये वाला, ठीक ना। इसमें देखो मरणम मंगलम, यहां से देखो, ठीक ना, ये वाला। तो बच्चों हम ख वाले का सॉल्यूशन देखेंगे कि माता गुरुतरा भूमे खात पितोचर अस्था मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतृणात्। अब देखो ये जो आपका पद्यांश लिया गया है, ये आपका जीवन सूत्राण से लिया गया है। तो मैंने क्या बताया था संदर्भ में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, माता गुरुतर भूमि, कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि खात पितोचर स्था। अब देखो आकाश से ऊंचा पिता है। अब अगला हमारे मान देखो कि मना शीघ्रतरम वतात, ठीक ना, कि वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है। अब देखो तृण मतलब होता है घास। अब देखो इसमें लिखा गया है कि चिंता बहुतरी तृणात। अब आगे लिखेंगे तृण मतलब प्यास या घास, ठीक ना, प्यास से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है, ठीक ना। इस प्रकार से आप सभी को हिंदी में संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। आगे समझ में। अब चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है ना बाबू, यहाँ पे देखो अपने खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों का आंसर देना होता है। तो ये भैया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन होता है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से क्वेश्चन बैंक से इस क्वेश्चन को तैयार करना। मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को तैयार करवा दिया है, बता रखा है प्रीवियस पेपर के माध्यम से, ठीक ना, मॉडल पेपर के माध्यम से। अब बच्चों हम आगे स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, जो कि जीवन परिचय से संबंधित रहने वाला है। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का भी नाम लिखना है। क्या करना है, एक रचना का भी नाम लिखना है। तो यहाँ पे तीन यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या भगवत शरण उपाध्याय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों इस वाले वीडियो के पहले मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बता रखा था और भगवत शरण उपाध्याय का भी बता रखा था। और इस वीडियो के माध्यम से बच्चों समझेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना है और इनकी रचना का नाम भी समझेंगे, ठीक ना। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा का पेपर में 22 फरवरी को बिल्कुल ऐसे ही जीवन परिचय लिखना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सबसे पहले बच्चों करेंगे क्या, एक बात जरूर समझ लो कि जीवन परिचय लिखते समय हम चला कि ये भी करेंगे कि आपको संक्षिप्त में भी जीवन परिचय यहाँ पे लिख देना। इससे फायदा क्या होगा, एग्जामिनर का टाइम बचेगा, ठीक ना, और यही पढ़ करके पूरा नंबर दे देगा। तो बच्चों आइए हम समझ लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए, एलएलबी की परीक्षा पास की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम स्थान ये लाते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सन 1950 से 1962 तक कार्यभार संभाला। भारत सरकार ने इनके महानताओं के समान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। अंततः इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई। इस प्रकार से आप सभी को कवि का और लेखक का जीवन परिचय लिखना है। जिस बात को लगे कि भैया इसको हाईलाइट करना है तो ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट कर देना और अंत में संक्षिप्त में परिचय को जरूर लिखना। नाम, जन्म स्थान, पिता माता और मृत्यु और इनकी रचना, ठीक ना। और रचना में हम आएंगे तो मेरी आत्मकथा, साहित्य, भारतीय शिक्षा, बापू के कदमों में इत्यादि तमाम प्रकार की इनकी रचना है। आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में एक ही रचना का नाम लिखोगे पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो बच्चों आगे हम समझ लेते हैं कवि का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। जो आपका 26 का ख नंबर क्वेश्चन आता है ये कवि के जीवन परिचय से संबंधित होगा। ये भी पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंद पंत, तो तीनों में से किसी एक के बारे में जीवन परिचय लिखना होगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे महादेवी वर्मा के बारे में, ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कैसे लिखना है, क्या गलतियां नहीं करना है, सब कुछ यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाओ कि आधुनिक जीवन परिचय। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी था, ठीक ना। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। इनका विवाह 9 वर्ष की छोटी उम्र में रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी है। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हो गई। इस प्रकार से इनका जन्म लिखेंगे और जीवन कुंडली यहाँ पे लिख देंगे। अंत में क्या करना है, इनकी रचना का नाम यामा हो गया, दीपशिखा हो गया, निहार हो गया या स्मृति की रेखाएं हो गई। तमाम प्रकार की रचनाएं हैं, आप सभी को इसी प्रकार से रचना लिखना है। और अंत में बच्चों यहाँ पे संक्षेप में जीवन परिचय जरूर लिखना, इससे बहुत फायदा होने वाला है।
नाम में महादेव वर्मा, जन्म में 1907 में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था भैया? फर्रुखाबाद में। पिता का नाम गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी देवी और मृत्यु सन 1987 में। और रचना का नाम एक दीपशिखा लिख देना, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इस प्रकार से आप सभी को कवि का और लेखक का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा के पेपर में 22 फरवरी को लिखना है, ठीक ना। अब चलिए बच्चों आगे हम समझ लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक ना। क्या करना है? एक श्लोक लिखना है। तो श्लोक कैसे लिखेंगे? श्लोक लिखने का तरीका क्या होगा? ये पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए बच्चों श्लोक कैसे लिखेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 27, इसमें आपको लिखना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार से आप सभी को क्या करना है? कविता लिख देना भैया, श्लोक लिख देना है। आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, चारों में से आपको केवल 2 को ही करना है। 2-2 नंबर हर एक क्वेश्चन को मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाला करेंगे, दूसरा वाला करेंगे कि गीतया का संदेश, गीता क्या संदेश देता है, ठीक ना, या गीता का क्या संदेश है, इसके बारे में करेंगे। और उसके बाद से चौथा करेंगे कि मर्षिता मित्रम किम अस्ति। तो भैया सबसे पहले समझते हैं गीतया का संदेश क्या संदेश है भैया। तो निष्काम कर्म करणम एवं गीतया संदेश आस्ति। इस प्रकार से आप सभी को लिखना है। और अंत में हमारा क्वेश्चन क्या था? यह है कि मर्षिता मित्रम किम अस्ति। तो मर्षिता मित्रम दानम अस्ति, क्या भैया? दान है, ठीक ना। इस प्रकार से आप सभी को आंसर हल करना है। अब बच्चों आगे समझ लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में ये जो टॉपिक है हमेशा 10 नंबर, सॉरी यहाँ पे 9 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन इस बार होगा कि बच्चों ये जो टॉपिक आएगा आपके पेपर में 7 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक ना। 7 नंबर का इस बार पूछा जाएगा और 4 नंबर का रहेगा लेटर राइटिंग। इस बात को ध्यान में रखना। तो बच्चों समझते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आतंकवाद की समस्या और समाधान, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, छात्र और अनुशासन, प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो चारों टॉपिक में से जो टॉपिक आपको अच्छा लगेगा उसके बारे में आपको तैयार करके जाना है। और चारों को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड पेपर में पक्का एक तो आ ही जाएगा भाई, ठीक ना, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि छात्र और अनुशासन पर निबंध कैसे लिखेंगे। पूरा डिटेल में समझते हैं, पूरा बारीकी समझते हैं कि छात्र और अनुशासन पर निबंध कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले निबंध लिखने का जो भी तरीका होगा, शुरू में प्रस्तावना जरूर लिखेंगे और अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को पक्का लिखेंगे। ये 2 टॉपिक आपको तो लिखना ही लिखना है, वरना इसी में नंबर कटते हैं। अच्छा, प्रस्तावना में क्या लिखना है? विद्यार्थी देश के भविष्य हैं। देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर करता है। विद्यार्थी जाति, समाज और देश का निर्माता होता है। विद्यार्थी अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग है और विद्यार्थी जीवन का आधारशिला है, ठीक ना। क्या भैया? जीवन का आधारशिला है, ठीक ना। आगे लिखेंगे कि विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए, इससे शिक्षा जगत ही नहीं अपितु सारा समाज प्रभावित होता है। इस प्रकार से आप सभी को प्रस्तावना वाले हेडिंग को बना करके लिखना है। और आगे हम देखेंगे विद्यार्थी और विद्या को रिलेट करेंगे भैया कि विद्यार्थी क्या है और विद्या क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का अर्थी, यानी विद्या का ग्रहण करने वाला, अर्थात विद्या प्राप्त की कामना करने वाला, ठीक ना। आगे समझते हैं, विद्या लौकिक या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है जो गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। इस प्रकार से विद्यार्थी और विद्या के हेडिंग लगाएंगे, इसमें लिखेंगे और आगे भी लिखेंगे अनुशासन का महत्व। इसमें बहुत सारी टॉपिक है, बना करके लिखना है आप सभी को। अनुशासन का महत्व में क्या लिखेंगे? अनुशासन का अर्थ है बड़ों की आज्ञा मानना। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिनका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। सभी विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए तथा गुरु बड़ों की बातों को मानना चाहिए। इस प्रकार से अनुशासन और अनुशासन के महत्व के बारे में लिखेंगे। और आगे समझते हैं बच्चा कि अनुशासनहीनता के कारण। अच्छा, किस वजह से अनुशासनहीनता हो जाती है? तो वस्तुतः विद्यार्थी में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं होती, बल्कि यह अनेक कारणों से पैदा होती है। अच्छा, कौन कौन से कारण हो सकते हैं उसके बारे में लिखते हैं, समझते हैं। पारिवारिक कारण, सबसे पहला रीजन क्या होगा? पारिवारिक कारण। इसमें क्या होगा कि बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार माना जाता है और माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला रीजन क्या होगा भैया? पारिवारिक कारण। उसके बाद आता है सामाजिक कारण। इसमें क्या होगा कि विद्यार्थी जब समाज में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी, भाई भतीजावाद आदि देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की अपेक्षा करने लगता है। इस पर क्या होगा? अध्ययन की उपेक्षा करने लगता है। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? हिनाई करने लगता है। क्या करने लगता है? शिकायत करने लगता है।
आगे लिखेंगे भैया कारण क्या होता है अनुशासनहीनता का कारण एक और भी है राजनीतिक कारण। इसमें क्या लिखेंगे कि छात्र अनुशासनहीनता का एक बड़ा कारण दूषित राजनीति है। आज राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में हो गया है। ठीक आगे समझ में। अब बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं। अंत में आपको लिखना है निवारण के उपाय। इसमें क्या लिखना है आप सभी को कि छात्र अनुशासनहीनता उपयुक्त कारणों को दूर करके ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगे लिखेंगे कि सर्वप्रथम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को ही सही किया जाए ताकि विद्यार्थी जीवन में सुधार हो सके। इस प्रकार से बच्चों आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में अनुबंध लिखना है, साथ में निबंध लिखना है, और इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा के पेपर में कॉपी को हल करना है, कॉपी लिखना है। और मैंने आप सभी को शुरू में बताया था कि जो कॉपी का फ्रंट पेज होता है इसी प्रकार से आप सभी को हल करना है, भरना है। तो बच्चों जो ही बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा और 22 फरवरी वाले पेपर में आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।